नमस्कार, जय हिंद। भारत में वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के भूगोल का ये चैप्टर रहता है और अधिकांश यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, उनके बारे में भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो वनस्पति जो होती है वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है। वनस्पति क्या होती है? पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जंगल, जो सारा ये क्या बोलते हैं, इसको वनस्पति कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि इंटैक्ट वनस्पति क्या होती है, इंटैक्ट वेजिटेशन क्या होता है। तो इंटैक्ट जो वेजिटेशन होता है उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को उगने में मानव कोई भी मदद नहीं करता है, यह खुद ही उगती है। सूर्य की धूप से, पानी से, वर्षा से ये खुद ही उगती है। ठीक है। उसे हम प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति, इंटैक्ट जो वेजिटेशन, इसको कहते हैं। तो भारत की जो वनस्पतियां हैं तीन कारकों के कारण जो है ये बढ़ती हैं। पहला कारक है तापमान कैसा है, टेम्परेचर कैसा है उस रीजन का। दूसरा कारक है वर्षा वहाँ कितनी हो रही है। और तीसरा कारक है यहाँ पर कि ये ऊंचाई पर कितनी है, ये जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वनस्पतियों का आकार, साइज भी बढ़ता चला जाता है। जैसे ही सबसे अधिक ऊंचाई होती है वहाँ पर वनस्पतियों का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। यदि आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊंचाई के साथ जो है वनस्पतियों का साइज क्या होता है, ऊंचाई के साथ वनस्पतियों का जो साइज है वो भी क्या होता है, घटता चला जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऊंचाई का साथ का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, समुद्र तल से यदि हाइट बढ़ती जाएगी तो वनस्पति का साइज भी क्या करता होता जाएगा, जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है। ये इसके अनुकूल जो है नहीं रहता है। ठीक है। और वह तापमान के अनुसार जो है वनस्पति खुद को ढाल लेती है, जिसको अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। अनुकूल का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये अलग टॉपिक है, अलग विषय है ये जीव विज्ञान का। लेकिन हम भारत की वनस्पतियों को एनसीईआरटी के द्वारा कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 5 भागों में जो है वो बांटा गया है भारत की वनस्पतियों को। तो उसमें आता है सबसे पहले सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पर आते हैं पर्णपाती वन, डिसीजियस फॉरेस्ट। और तीसरे नंबर पर आता है आपका मरुस्थलीय वन, ठीक है, डेजर्ट फॉरेस्ट। चौथे नंबर पर आता है आपका पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। और 5वें नंबर पर जो आता है आपका वो आता है मैंग्रोव वन। ठीक है। मैंग्रोव वन जो है वो यहाँ से भी काफ़ी बार जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के मैप के सहायता से इसको पढ़ने की हम बाद में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो बताया आपको मैंने भारत में जो है सदाबहार वन। सदाबहार से ही पता लग रहा है, सदा जिनमें बहार रहती है, मतलब वो साल भर हरे रहते हैं। साल भर हरे रहने का मतलब ये है कि वह वर्ष में अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं। जब वो पत्ते अपने एक साथ नहीं गिराते हैं तो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े करके अपने पत्ते गिराते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन जो है वो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैप की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम मैप की सहायता लें तो हम देख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ जो है वो सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन वहाँ ही पाए जाएंगे। पहली बात तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक जो है वो बारिश होती है, वहाँ पर सदाबहार वन जो पाए जाएंगे। 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक जो उसकी औसत वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर तक, और या 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो वहाँ पर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ आते हैं, इस जगह को आते हैं, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है ये, पश्चिमी घाट है ये। ठीक है। पश्चिमी घाट में जितनी भी जो वनस्पति है वो अधिकांश रूप से क्या है, वो सदाबहार जो वनस्पति पाई जाती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ से समुद्र से यहाँ पर जो अरब सागर है, अरब सागर से जो हमारी वर्षा होती है अरब सागर से, वो क्या करती है, जैसे बादल यहाँ से बनना शुरू करते हैं बाष्पीकरण विधि से, तो यहाँ पर ये पहाड़ है, ये यहाँ पर क्या है, ये इसके समानांतर क्या है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पे पहाड़ हैं और पहाड़ से ये टकरा जाती हैं। ठीक है। पहाड़ से जब ये टकरा जाते हैं बादल तो यही वर्षा कर देते हैं। यहाँ ज़्यादा वर्षा हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। इस पश्चिमी घाट को जो क्या कहा जाता है, इस पश्चिमी घाट को जो है आपका जो है सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जो है सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर एक मेघालय में एक जगह है, आपको पता है कि चेरापूंजी जो है, मानसिन राव जो है, वहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है।
तो जब से ज़्यादा बारिश होती है तो मतलब वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो वर्षा है, बादल है, वो यहाँ पर टकरा जाते हैं। यहाँ पर टकरा जाने से यहाँ पर पूर्वी भारत में जो है ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो पूर्वी भारत का जो ये एरिया है, मेघालय, असम, त्रिपुरा वाला जो एरिया है, यहाँ पर मिजोरम वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी सदाबहार वनस्पति जो है पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति की एक खास बात क्या होती है कि सदाबहार वनस्पति जो है वो ऊंचाई इनकी अधिक होती है। ऊंचाई अधिक होने का मतलब इनकी पेड़ों की जो हाइट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 60 मीटर इनकी औसत ऊंचाई होती है। ये एनसीईआरटी के प्योर एनसीईआरटी में जो है वो लिखे गए, ये इस तरीके के चैप्टर्स में लिखा गया है। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन काफ़ी बार जो बने हैं कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्री इन अ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, सदाबहार जंगलों में जो वहाँ पर औसत जो वनों की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो 60 मीटर तक जो है इनकी ऊंचाई होती है। और सदाबहार वन किसे कहते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है सालाना, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन की जो एक खासियत होती है कि इनको सूरज को छूने की होड़ लगी रहती है, कि सूरज को मतलब अधिक ऊंचा होते जाते हैं। लंबे सबसे अधिक ऊंचाई वाले जो वृक्ष पाए जाते हैं पूरी दुनिया में वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, और साथ में पाए जाते हैं ईस्टर्न पूर्व वाले इस एरिया में। ठीक है, और अंडमान निकोबार में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं कुछ, और लक्षद्वीप में भी सदाबहार जो है वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन के कुछ उदाहरण पेपर में कुछ पूछता है आपको। तो सदाबहार वन के जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे रबड़ हो गया आपका, सिनकोना हो गया। ये सिनकोना वृक्ष कौन सा वृक्ष है, यदि हम साइंस में पढ़े हैं इसको, तो सिनकोना वृक्ष वही है जिससे मलेरिया की दवाई बनती है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन निकलती है। कुनैन मतलब जैसे किसी पेड़ से गोंद निकलता है, तो वैसे ही सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है वो कुनैन जो है वो निकलती है। कुनैन, और कुनैन किसको कम करती है, मलेरिया जो रोग होता है उसको खत्म करती है। कौन, कुनैन। ये आपको ध्यान रखना है। सिनकोना जो वृक्ष है वो सदाबहार वन का ये एक उदाहरण है। और रबड़ जो है, महोगनी, रोजरवुड, ये सारी जो उदाहरण है, ये सारे के सारे उदाहरण जो है सदाबहार वन के आपको देखने को मिलते हैं। सदाबहार वन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पर, जो आता है आपका पर्णपाती या पतझड़ वन जिनको कहते हैं हम। तो पतझड़ या पर्णपाती जो भारत में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। पर्णपाती कौन से वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्ष जो अपने पत्ते सालाना एक बार में पूरी एकदम से गिरा देते हैं। ठीक है, सालाना एक बार में गिरा देते हैं, उनको पतझड़ जो वन या वृक्ष कहा जाता है। जहां पर भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पतझड़ वनों की ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल भारत में है, और वहां पर पतझड़ वन ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पतझड़ वन के लिए जो है वो दो प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है। 70 सेंटीमीटर से लेकर जो है 200 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर से कम जो जहां वर्षा होती है सालाना, वहां पर पतझड़ वन जो है वो पाए जाते हैं। और पतझड़ वन जो होते हैं उनको दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया शुष्क, ठीक है, और दूसरा हो गया आर्द्र। ठीक है, शुष्क माने ड्राई, ठीक है, और आर्द्र क्या होता है, गीला। ठीक है, तो इनको दो भागों में जो है बांटा गया है। शुष्क होंगे जहां पर 70 से 120 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, वहां पर जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। और जहां 120 से लेकर 170 तक या 200 तक जो सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है, इसके उदाहरण आते हैं आपके पास नीम हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, बांस हो गया। इस तरीके के पतझड़ वन आपको, पतझड़ के आप खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने जो है आप देखते होंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका पतझड़ के वन के बाद जो आता है आपका, उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं आपके मरुस्थलीय वन। यहाँ से बहुत ज़्यादा बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मरुस्थलीय वन कौन से होते हैं? जहाँ पर जो वर्षा की मात्रा जो होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा होती है भारत में, वहाँ पर मरुस्थलीय जो हो वन जो है वो देखने को मिलते हैं। भारत के अधिकांश हिस्से में कौन से वन देखने को मिलते हैं? पर्णपाती वन जो है, पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। लेकिन मरुस्थलीय जो कहाँ कहाँ को देखने को मिलते हैं? तो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है यहाँ पर जो है भारत की, इस एरिया में यदि हम देखते हैं तो इस एरिया में जो भारत के जो है ये क्या मिलता है आपको यहाँ पर मरुस्थलीय जो है वो वनस्पति या वन देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा क्षेत्र इसमें मध्य प्रदेश का भी आता है, थोड़ा सा क्षेत्र इसमें महाराष्ट्र का आता है और थोड़ा सा इसमें आंध्र प्रदेश का आता है। यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी जो है मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषता होती है, फिर ऑप्शन नीचे थे कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं और इनकी पत्तियां छोटी होती हैं। ठीक है, तो इनकी जड़ें लंबी होती हैं जो पानी की तलाश में हमेशा रहती हैं, इसलिए इनकी जड़ें क्या होती है? लंबी होती हैं। तथा इनकी पत्तियां कम होती हैं, छोटी होती हैं या कांटेनुमा होती हैं। ठीक है, तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं? छोटी होती हैं। क्यों इनकी पत्तियां छोटी होती हैं? हम सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं और पत्तियों द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्तियों का साइज वो क्या कर देता है? कम कर देता है, ताकि पानी का जो संग्रहण वो कम हो, पानी का संग्रहण क्या हो जाए? कम हो जाए। उसी कड़ी में यदि हमने बात की थी पतझड़ वन में, तो पतझड़ वन में पत्ते क्यों गिराते हैं वो? तो पतझड़ वन में वृक्ष जो अपने पत्ते गिराते हैं वो इसीलिए गिराते हैं ताकि पानी को जो संरक्षण कर सके, पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकें और एक पूरे साल के लिए अपने लिए स्टोर कर दें पानी को। ठीक है, क्योंकि पानी की जरूरत उनको पड़ती है भोजन बनाने के लिए। ठीक है, भोजन बनाने के लिए पौधों को पानी की जरूरत जो है पड़ती है। ठीक है, इसी सिद्धांत को कहा गया था, मैंने आपको सबसे पहले एक सिद्धांत बताया था, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे कि कौन सा सिद्धांत मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इस सिद्धांत को और किसने इस सिद्धांत को जो है वो खोजा था, वो सिद्धांत क्या था वो आपने मेरे को बताना है। जो पौधे अपना क्या कर देते हैं उसमें उसी के अनुसार, तापमान के अनुसार, या जिसको यदि हम समझे तो अनुकूलन का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, तो उसको चार्ल्स डार्विन ने जो है वो दिया था। वो यही था कि वो अपना जो पौधे जो हैं वो अपने लिए जल संग्रहण कैसे करेंगे, पत्ती का साइज, पत्तियों का साइज कितना रखेंगे, वो सारी चीज़ें वो खुद डिसाइड करता है। अनुकूल मतलब वो क्या करता है, वो तापमान के अनुसार या जलवायु के अनुसार जो है अपना जो है स्थिति को चेंज करता है। इसे अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल जो पेपर में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार जो है मरुस्थलीय वनस्पति के एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं जैसे बबूल हो गया, बबूल के बाद बैर हो गया, बैर के बाद आपका खजूर हो गया। ठीक है, और आपका महोगनी हो, महोगनी नहीं, नागफनी हो गया। नागफनी आप समझ सकते हैं कैक्टस, यदि आपने देखा होगा तो कैक्टस जो है वो, कैक्टस का ये हिंदी में नाम है नागफनी, या उसी फैमिली से ये आता है। ठीक है, तो कैक्टस यदि आप देखेंगे तो उसमें पत्तियां जो होती हैं बड़ी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ठीक है, और कांटे उसमें बाहर की ओर होते हैं। तो कांटे क्यों होते हैं उनमें? कांटे भोजन बनाने के लिए होते हैं, क्योंकि वो पानी का जो है कम प्रयोग करते हैं, इसलिए वो अपने भोजन जो हो बनाने में उनकी मदद करते हैं जहाँ पानी कम होता है। ठीक है, और उनकी जड़ें जो होती हैं वो लंबी होती हैं और पानी की तलाश में आगे को फैल जाती हैं। मरुस्थलीय वनस्पति की क्या होती है? विशेषता होती है। आपको इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। बैर हो गया, खजूर हो गया, आपका बबूल हो गया, इस तरीके की जो है वनस्पति जो है कैसी मरुस्थलीय वनस्पति कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति को तो सब जानते हैं क्योंकि हम सब पर्वत से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो तो पर्वतीय वनस्पति से अच्छी रूप से जानते होंगे। ठीक है, तो पर्वतीय वनस्पति जो भारत में है इस अधिकांश इस हिस्से में देखने को मिलेगी आपको। पर्वतीय जो वनस्पति है,
पर्वतीय जो वनस्पति है आपको ये वाले जो हिस्से में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें अब आपका नेपाल भी आ जाता है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर में हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, यहाँ सामने यदि हम आ जाते हैं तो सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद यहाँ पर आ गया अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इन राज्यों में भारत के जो है कौन सी पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। पर्वतीय वनस्पति वर्षा पर निर्भर नहीं करती है, ये ध्यान रखना है आपको। पर्वतीय वनस्पति जो निर्भर करती है वो करती है आपकी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो वनस्पति जो होती है जो ये क्या करती है, 3 कारकों पर चलती है, तापमान पर चलती है और ऊंचाई पर चलती है और साथ में चलती है आपकी वर्षा पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तापमान ऊंचाई के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है हिमालयन क्षेत्र आता है, आपको पता है। तो हिमालयन क्षेत्र जब आता है तो यहाँ पर जो है 1500 से लेकर 3600 तक चले जाता है, 1000 से लेकर 3600 मीटर हाइट तक जो वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर वो पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया, आर्द्र वनस्पति और शुष्क वनस्पति। वो बड़ा डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि 1000 से लेकर 3600 मीटर तक जो वनस्पति जो पाई जाती है वो कौन सी पर्वतीय वनस्पति जो है वो पाई जाती है। पर्वतीय वनस्पति के उदाहरण आप सबको पता है कौन कौन से हैं, जैसे चील हो गया, देवदार हो गया, हमारे हिमाचल में जो भी होते हैं, वान हो गया। ठीक है, चील, देवदार, वान हो गया, सिल्वर फर हो गया, इस तरीके के जो चेस्टनट हो गया, ये सारे जो पेड़ हैं, ये सारे पेड़ जो है पर्वतीय वनस्पति के उदाहरण होते हैं। पर्वतीय वनस्पति का उदाहरण जो होते हैं वो शंकुकार वहाँ के पेड़ होते हैं। ये शंकुकार क्यों होते हैं, मैंने आपको फिर से एक बार वह जो सिद्धांत है उसको अनुकूलन का सिद्धांत, क्योंकि यह क्या करते हैं, अनुकूल हो जाते हैं किसके, तापमान के। और तापमान में क्या होता है, जब ऊंचाई बढ़ती है तो बर्फ गिरती है, जब बर्फ गिरती है तो इनका जो आकार हो जाता है शंकुआकार हो जाता है। कैसा आकार हो जाता है इनका, शंकुआकार हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है शंकुआकार हो जाते हैं। ये शंकुआकार ये इसलिए हो जाते हैं शंकुआकार क्योंकि क्या होता है, ये बर्फ को गिराने के लिए स्लाइड बन जाती है कि बर्फ को क्या कर सकते हैं, साइड से गिरा देते हैं अपने ऊपर, वृक्ष बर्फ को रहने नहीं देते हैं, आपने देखा होगा। तो ये देवदार हो गया, चीड़ हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, ये सारे जो चेस्टनट हो गया, ये सब जो हैं ये पर्वतीय वनस्पति के उदाहरण हैं। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। उसके बाद आता है आपके पास अंतिम मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति जो होती है, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, वो ऐसी जगह में पाई जाती है जहाँ दलदल पाई जाती है। और अधिकांश दलदल कहाँ पाई जाती है, जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है या जहाँ पर कोई नदी डेल्टा बनाती है, वहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति हमेशा ही दलदली जगह पर पाई जाती है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति है भारत में सबसे ज्यादा, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है भारत में वो कहाँ पाई जाती है, वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। आप सबको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश में पाया जाता है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में उसका 20% हिस्सा जो है वो कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, और 80% जो हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है, बांग्लादेश में। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, डेल्टा बनता है, और डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बनता है। अब इस डेल्टा बनने से यहाँ पर जो उगती है वनस्पति उसको हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनामी से बचने के लिए निम्न में से कौन सी वनस्पति जो है वो मदद करती है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकांश बार, तो कौन सी, मैंग्रोव वनस्पति। अब ये क्यों, इसके समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। जब समुद्र का पानी खारा होता है तो इनकी जड़ें जो होती हैं मैंग्रोव वनस्पति की, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो इनकी जड़ें जो है ऊपर की ओर आ जाती हैं। इनकी जड़ें क्या होती है, ऊपर की ओर आ जाती हैं और एक दूसरे के साथ सटी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो सटी हुई होती हैं मैंग्रोव जो वनस्पति जो है। और ये क्या करती है, जैसे सुनामी आती है तो उसकी स्पीड को क्या कर देती है, कम कर देती है, अवरोध पैदा कर देती है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंग्रोव वनस्पति के जो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है सुंदरी। सुंदरी एक वृक्ष पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति में। इसी सुंदरी वृक्ष की वजह से जो है दुनिया का सबसे बड़े डेल्टे का नाम जो है सुंदरवन डेल्टा जो है रखा गया है। और इसी सुंदरवन डेल्टा में जो है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो इसी सुंदरवन डेल्टा से
डेल्टा में निवास करता है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है। इसीलिए उसको बंगाल क्या कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे, बंगाल टाइगर। ठीक है, तो बंगाल टाइगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में सुंदरी वृक्ष वहां होते हैं। सुंदरी वृक्ष किसके उदाहरण है, मैंग्रोव वन के। सुंदरी वृक्ष की वजह से सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है, और उसी डेल्टे में जो है वो कौन सा जानवर रहते हैं, तो कौन सा जानवर यहाँ पर बाघ जो है वो रहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति एक तो हमारे यहाँ पर, और दूसरी मैंग्रोव वनस्पति जो है वो पाई जाती है इन क्षेत्रों पर भी, मुख्य रूप से कृष्णा बेसिन पे, कुछ कुछ क्षेत्रों पे, लेकिन अधिकांश आपको पेपर में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल आपने जो है आंसर करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक और वनस्पति पाई जाती है ताड़। ठीक है, एक वृक्ष पाया जाता है ताड़ वृक्ष। ठीक है, ताड़ वृक्ष जो है वो भी किसका उदाहरण है, सुंदरी और ताड़, ये दो इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। सुंदरी और ताड़ एग्जाम में पूछे गए हैं। सुंदरी और ताड़ जो वृक्ष है वो मैंग्रोव वनस्पति के उदाहरण है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति के उदाहरण है। इन वृक्षों की नावें भी बनाई जाती हैं। ठीक है, इन वृक्षों की जो लकड़ी है वो इतनी पक्की होती है समुद्र में, क्योंकि समुद्र में नमक होता है, तो नमक से क्या होता है, खराब हो जाती है लकड़ी। लेकिन ये जो इस वनस्पति की जो लकड़ी है ये समुद्र में ज्यादा समय तक रहती है और ये खराब नहीं होती है। तो अधिकांश नावें जो यहाँ बनाई, बोटें यहाँ बनाई जाती हैं, और इसी वनस्पति की जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं जैसे बात कर रहा था ऊंचाई के आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय वनस्पति में थोड़ा और यदि उसके ऊपर चल जाते हैं, उसके ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा, उनको वन कहा जाता है। टुंड्रा वन में भी वही वनस्पति आती है जो वनस्पति पर्वतीय में पाई जाती है, लेकिन वह जो है छोटे रूप में जो है पाई जाती है। यदि हम जैसे आप कभी लद्दाख गए हो, या लद्दाख से पीछे लाहौल स्पीति हिमाचल का कभी आया, किन्नौर आपने ट्रेवल किया हो कभी, तो वहाँ आप देखेंगे जो वहाँ पर देवदार के या जो सिल्वर फर के जो वृक्ष होंगे वो बड़े छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार घटता चला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ऊपर जो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, यदि उनको तापमान के आधार पर कह रहे हैं तो तापमान के आधार पर उनको अल्पाइन वनस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, अल्पाइन वनस्पति भी उनको कहा जाता है। इसकी दो वनस्पति आपने याद रखनी है, लाइकेन और मास। कौन सी, लाइकेन और मास, लाइकेन और मॉस। ठीक है, ये दो वनस्पतियां आपने पेपर में याद रखनी है। इनको टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि जो बकरवाल या घुमक्कड़ या गद्दी जो लोग हैं वो निम्न में से किस वनस्पति का प्रयोग जो है अपनी जो उनको बकरियों भेड़ों के लिए जो करते हैं सर्दियों के गर्मियों के समय में, क्योंकि गर्मियों के समय में वो ऊपर चल जाते हैं जब बर्फ पिघल जाता है। तो ये दो वनस्पतियां आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लाइकेन और मास वनस्पतियां जो हैं ये पाई जाती हैं वहां पर जो है टुंड्रा क्षेत्रों में, जहां पर वो चले जाते हैं बाद में। इन वनस्पतियों को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अपनी भेड़ बकरियों के लिए। ठीक है, वहां पर वो भेड़ बकरियां जो है इनका जैसे यहाँ पर वनस्पति खाएंगी तो वहां पर लाइकेन और मास जो है वनस्पति खाएंगी। ये लाइकेन और मास वनस्पति अंटार्कटिका में भी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर भी तापमान बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, लाइकेन और मास। ये लाइकेन वही लाइकेन है, ये लाइकेन वही लाइकेन है, ये लीचेन जिसको कहते हैं, जिससे लिटमस जो है वो पौधा लिटमस पेपर जिससे बनता है। साइंस में हमने पढ़ा था लिटमस पेपर। वो क्या करता है, किसी भी जो पदार्थ है उसमें जो है वो एसिड और बेस का पता लगाने में सहायता करता है। और लिटमस पेपर बैंगनी रंग का होता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीचेन नामक पौधे से बनता है या लिटमस, और ये लीचेन जो पौधा होता है ये भी टुंड्रा वनस्पति में ही पाया जाता है और बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, बैंगनी रंग में हम कोई विलेन डालते हैं तो यदि वो लाल हो जाए तो एसिड होता है, यदि उस बैंगनी रंग में उस विलेन को डालते हैं, यदि वो बैंगनी से नीला हो जाता है तो वो क्षार या बेस होता है। ठीक है, हमने पर्णपाती वृक्ष में जो है एक साल उदाहरण मैंने बताया था आपको। साल जो वृक्ष है, साल वृक्ष एक उदाहरण है किसमें, पर्णपाती में।
ठीक है। यहाँ से रामायण यदि आपने देखी होगी तो रामायण में जब बाली का वध भगवान श्री राम करते हैं तो इस साल के वृक्ष के पीछे छुपकर जो है धनुष चलाते हैं और बाली का वध कर देते हैं। ये आपने चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब मेरे को आप बताएंगे कि साल जो वृक्ष है वो भारत में कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जहां पर बाली का अंत किया था, बाली को तीर लगाया था भगवान राम ने, तो वो जगह भी, वो जिला, वो राज्य भी मुझे आपने बताना है कि उस राज्य में तीर लगाया था, वहां पर साल वृक्ष होते हैं। मतलब उस राज्य में भी कौन सी वनस्पति होती है? पर्णपाती वनस्पति होती है, क्योंकि साल वृक्ष जो है वो पर्णपाती वृक्ष, ये पतझड़ वनस्पति का क्या है, एक उदाहरण है। इसमें आगे भी बहुत सारा, एक इसके बाद और मैं एक क्लास में लगाऊंगा इसकी, क्योंकि इसमें हम वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो फॉरेस्ट सर्वे आते हैं उनसे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने वो मैं आपको अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लासेस क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। उसके बाद में तापमान के आधार पर जैसे वनस्पति को कैसे बांटा गया है, उपोषण हो गया, उष्ण हो गया, अल्पाइन हो गया, इस तरीके से 4 तरीके से तापमान के आधार पर बांटी जाती है, जिसमें सबसे कम जो है अल्पाइन वनस्पति, जिसमें औसतन तापमान जो रहता है वो 7 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ठीक है। वो अलग चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको ही समझने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा। और इसमें 2 चीजें और आती है, एक आरक्षित वन आता है और एक आता है आरक्षित वन हो गया रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 2 होते हैं, रिजर्व और प्रोटेक्टेड, ठीक है। आरक्षित वन और हिंदी में दूसरे को क्या कहते हैं, अनारक्षित, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आरक्षित और अनारक्षित में सेम चीज एक ही होती है कि दोनों ही गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, लेकिन आरक्षित में जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रतिबंध कर देती है कि इस आरक्षित वन में जो है लोग नहीं जाएंगे। उसके मैं बताऊंगा आपको क्यों ये होता है। और अनारक्षित में क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, संरक्षित जिनको कहते हैं, अनारक्षित को संरक्षित भी कहा जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ एरिए तक आप जा सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पशु चरा सकते हैं, अपने घास ले जा सकते हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन का दोहन थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो है उसका जो एरिया, उसकी जो पावर्स रहती हैं वो सरकार के पास ही रहती है। इसको हम अलग जो टॉपिक में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि भारत की वनस्पतियों के बारे में आपको पूर्ण रूप से चीजें आ गई होंगी। धन्यवाद।